Hello friends, so today we are doing chapter 7 Lifeline of National Economy of Geography of class 10th. इसके अंदर हम पढ़ने के वाले लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे हम अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द सेट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन। जो ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स की क्या नीड्स होती हैं उसको हम समझेंगे। मेकिंग अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो अलग अलग मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के, वो क्या क्या मोड्स होते हैं उनका कंपैरिजन देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग देयर रोल्स इन इंटीग्रेटिंग द नेशनल एंड ग्लोबल इकनॉमी। उनका हम देखेंगे कि क्या रोल्स हैं इनका नेशनल और ग्लोबल इकनॉमी के अंदर। अंडरस्टैंडिंग द रोल्स इन इन्हेंसिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ऑल्सो इन टूरिज्म। और ट्रेड एंड कॉमर्स को कैसे इन्हेंस करने में इनका क्या रोल है वो भी हम समझेंगे। वाई आर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड इट द लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकनॉमी। ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है, सो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए। हम जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है उसको हम क्यों बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकनॉमी है। तो द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर कॉल्ड इट द लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकनॉमी बिकॉज दी हेल्प इन, क्योंकि वो हमारी किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग कॉपरेशन एंड एग्जिस्टेंस बिटवीन कंट्रीज़। ठीक है, वो हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं। असिस्टेंस एंड कॉपरेशन, जो दो कंट्रीज़ के बीच का जो कॉपरेशन और असिस्टेंस होता है उसमें उसको बढ़ाने में ये हमारी हेल्प करते हैं। ईजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल बिटवीन कंट्री। ठीक है, तो और जो हमारे जो दो कंट्री के बीच में जो गुड्स और मटेरियल होते हैं उनकी ईजी मूवमेंट में हमारी उसके लिए हेल्प करते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन विद इन द कंट्री, जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है कंट्रीज़ के बीच में उसमें हेल्प करते हैं। रिड्यूसिंग डिस्टेंस थ्रू ब्रिंगिंग वर्ल्ड क्लोजर। ठीक है, वो किस में हेल्प करते हैं, जो हमारे दो वर्ल्ड्स को एक दूसरे के साथ क्लोज लाने में, ठीक है, उस डिस्टेंस को रिड्यूस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। रिड्यूसिंग द डिस्टेंस दस ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर। ठीक है, वर्ल्ड को एक साथ लेकर आते हैं जिससे कि डिस्टेंस कम रहे। बोथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं वो, मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड ओवर लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मूवमेंट में हेल्प करते हैं ओवर लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में हमारी वो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकनॉमी कैसे होता है, ये हम इसको हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकनॉमी क्यों बोलते हैं। तो हमने इसमें क्या पढ़े, 6 पॉइंट्स पढ़े। सो एक बार हम रिपीट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि हमने कॉपरेशन और एग्जिस्टेंस जो है दो कंट्रीज़ के बीच में उसको बढ़ाने के लिए, जो हमारे गुड्स और मटेरियल है दो कंट्रीज़ के बीच में उसमें अच्छे से मूवमेंट हो, ईजिली मूवमेंट हो, उसके लिए। जो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स है कंट्रीज़ के बीच का वो अच्छा हो। जो हमारा डिस्टेंस है दो वर्ल्ड्स के बीच में, दो वर्ल्ड्स जो हैं एक साथ क्लोजर आए जिससे कि उनका डिस्टेंस हो वो भी कम हो। एक जो हमारे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है गुड्स का, ठीक है, वो अच्छे से हो। दूसरा, हमारे जो लार्ज नंबर पीपल हैं वो उनकी मूवमेंट्स हो पाए एक लॉन्गर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एफिशिएंट मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अ प्री रिक्विजिट फॉर फास्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो एफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अ प्री रिक्विजिट फॉर द फास्ट डेवलपमेंट। हमारा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, एफिशिएंट मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे ज़रूरी है हमारी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वो हमारा कैसे ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो जो इसमें क्या बोल रहा था, एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अ प्री रिक्विजिट फॉर द फास्ट डेवलपमेंट बिकॉज, क्यों ज़रूरी है, रोड्स कनेक्ट डिस्टेंट एरिया एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। रोड्स क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जो भी हमारे डिस्टेंट एरियाज़ होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल गुड्स बिकम ईजियर। जो हमारे जो पेरिशेबल गुड्स मतलब जो गुड्स जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो बहुत जल्दी ख़राब होने वाले, तो जो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है पेरिशेबल गुड्स का। ठीक है, वो उसको ट्रांसपोर्ट करना क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। रेल ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ हैवी गुड्स। जो भी रेल ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे जो हैवी गुड्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। पोर्ट्स जो होते हैं हेल्प्स इन इम्पोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। और जो पोर्ट्स होते हैं वो किसी चीज़ में हेल्प करते हैं, इम्पोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स के अंदर हेल्प करते हैं।
ठीक है। तो हमने क्या बात करी कि जो एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कैसे ज़रूरी है हमारा फास्ट डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर भी हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं क्योंकि ज़रूरी हैं। सबसे पहला, रोड्स जो होती हैं वो डिस्टेंट एरिया से कनेक्टेड होती हैं इसके थ्रू, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जो भी हमारे ख़राब होने वाले गुड्स हैं वो जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ईजिली ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। ठीक है। रेल ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हमारी हैवी गुड्स के अंदर हेल्प करता है। पोर्ट जो होता है हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारे 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। सबसे पहले लैंड, सेकेंड इज़ वाटर एंड द थर्ड इज़ एयर। लैंड में क्या क्या आता है हमारा, रोडवेज, एयरवेज एंड पाइपलाइंस। वाटर्स में क्या आता है, इनलैंड एंड ओवरसीज। एंड एयर्स में क्या आता है, डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज में सब फर्दर पार्ट्स क्या क्या होते हैं, एक तो पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट एयरलाइन। ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रोडवेज क्या होते हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर। इंडिया का जो है सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। ठीक है। इंडिया के पास क्या है, एक सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इन द पूरे वर्ल्ड के अंदर। एग्रीगेटिंग इज अबाउट कितना है टोटल, अगर हम एग्रीगेट करें तो 2.3 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट ओवर रेलवे ट्रांसपोर्ट इज मेंशन बिलो। जो इम्पॉर्टेंस है रोड ट्रांसपोर्ट की रेलवे ट्रांसपोर्ट के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और वो कैसे बढ़ रही है, एज मेंशन बिलो। इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ती जा रही है इसकी, सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन होती है रोड की, जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जो रोड्स बनाते हैं उसमें जो कॉस्ट लगती है वो क्या होती है, लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू जो हम रेलवे लाइन्स बनाते हैं। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, रोड्स कैन कवर मोर जोग्राफिकली हार्डर लोकेशन दैट कैन नॉट बी डन बाय द रेलवे। ठीक है। अब रोड्स क्या हैं, वो ज़्यादा जोग्राफी मतलब जो हमारी जोग्राफिकल हार्डर लोकेशंस होती हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा कवर करती है एज़ कम्पेयर टू मतलब जो रेलवे। क्योंकि रेलवे लाइंस बनाना हर जगह एकदम मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है ना। तो जहाँ पे नहीं हो पाता वहाँ पे हम रोड से ही जा पाते हैं। तो रोड से क्या होता है, वो रोड्स इसलिए ही ज़्यादा जोग्राफिकल हार्डर एरियाज़ को भी क्या होता है, मान लो छोटी छोटी गलियाँ हैं या कुछ भी है, उनको वो ज़्यादा कवर कर पाता है, रेलवेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है। रोड्स कैन नेगोशिएट रोड्स कैन नेगोशिएट हायर gardens of slopes and can easily build in transverse mountains such as Himalayas. ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, रोड्स ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल। जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है हमारा, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट कैसा होता है हमारा, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। ठीक है। ये क्या करता है, ये डोर टू डोर सर्विसेज क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड लिंक बिटवीन द रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स। ठीक है। और रोड ट्रांसपोर्ट क्या करता है, वो हमें लिंक प्रोवाइड करता है किसके बीच में, रेलवे स्टेशन के बीच में, एयर एंड सी पोर्ट्स के बीच में एक लिंकेज प्रोवाइड करता है। अब हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। रोड्स के जो 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं, एक तो सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी क्या होता है, कौन क्या क्या चीज़ आती हैं, सबसे पहला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, ब्रॉडर रोड एंड अदर रोड्स। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उस बेसिस पे रोड की क्या क्लासिफिकेशन है, मेटल रोड एंड अनमेटल रोड। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। ठीक है। रोड्स इंडिया के अंदर क्या है, कैपेसिटी के बेसिस पे जो रोड्स हैं इंडिया के अंदर वो 6 बेसिस में 6 वेज में क्लासिफाइड हुए हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, तो इसमें क्या होता है ये, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ नेटवर्क ऑफ हाईवे कनेक्टिंग इंडिया 4 टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज एक ऐसा नेटवर्क ऑफ हाईवे है जो कनेक्ट करता है इंडिया को 4 टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से कनेक्ट करता है। क्या क्या है, नेमली दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बाय 6 लेन सुपर हाईवेज के थ्रू। ठीक है।
द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, ठीक है, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है लिंकिंग श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर दैट इज असम एंड पोरबंदर गुजरात आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. The major objective of this super highway is to reduce the time and the distance between the mega cities of India. ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सुपर हाईवे का बनाना, कि जो हमारा टाइम है और जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको कम करना. जो मेगा सिटीज़ हैं इंडिया की उसके बीच का जो टाइम वगैरह है उनको क्या करना, कम करना. These highway projects are being implemented by the NHAI, ठीक है, दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और इनको किसने इम्प्लीमेंट किया ये हाईवे प्रोजेक्ट्स को? NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसमें देखा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे में हमने क्या देखा कि ये इंडिया को 4 मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ है उनसे कनेक्ट करती है. ठीक है, और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो लिंकिंग करता है श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो होता है वो कनेक्टिंग करता है सिलचर एंड पोरबंदर से, आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. मेजर जो ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका वो क्या था कि जो डिस्टेंस था और जो टाइम था जो मेगा सिटीज़ के बीच में उनको कम करना, और इनको किसने इम्प्लीमेंट करा? NHAI ने. अब हम बात करते हैं द सेकेंड इज नेशनल हाईवे. नेशनल हाईवे क्या होता है? द नेशनल हाईवे आर द प्राइमरी रूट सिस्टम ऑफ इंडिया. ये क्या है? नेशनल हाईवे का हमारा प्राइमरी रूट सिस्टम है इंडिया का. दे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये क्या करते हैं? जो एक्सट्रीम पार्ट होता है वर्ल्ड का, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पार्ट होता है, उसको लिंक करता है एंड प्रोवाइड द कनेक्टिविटी बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. और जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं उसके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है. द नेशनल हाईवे हैज़ बीन प्लान्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फास्ट मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक इन द कंट्री. और ये किस लिए प्लान्ड किया गया? जिससे कि जो हम रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए. क्या रिक्वायरमेंट थी? द रिक्वायरमेंट ऑफ फास्ट मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक, जिससे कि जो हमारी कंट्री में जो ट्रैफिक है उसकी मूवमेंट जल्दी हो, मतलब जाम ज़्यादा ना लगे, इसलिए नेशनल हाईवेज प्लान किए गए. अ नंबर ऑफ मेजर रोड हाईवेज द नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, कहाँ पे किस डायरेक्शन में चलते हैं? जो मेजर नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो रन करते हैं एक तो नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. दे कनेक्ट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ द कंट्री. वो क्या करते हैं? ज़्यादा जो हमारी इंपॉर्टेंट जो हमारे टाउन्स हैं, जो हमारी सिटीज़ हैं कंट्रीज़ में, उसको क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. द नेशनल हाईवे आर लेड एंड मैंशनड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD. और ये जो नेशनल हाईवे जो हैं, ठीक है, वो लेड किसने बनाए हैं और कौन मेंटेन कौन करता है? CPWD. कौन करता है? CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. तो हमने नेशनल हाईवेज़ में क्या क्या पढ़ा? नेशनल हाईवे का हमारा प्राइमरी रूट सिस्टम है इंडिया का. वो हमारे जो एक्सट्रीम पार्ट्स होते हैं वर्ल्ड को उसको लिंक करके रखता है. ठीक है, और हमारी कनेक्टिविटी जो अलग अलग स्टेट्स के बीच में जो कनेक्टिविटी उसको प्रोवाइड करता है. नेशनल हाईवे जो है वो हमने प्लान किया गया जिससे कि जो हमारे अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट कौन सी? कि हमारे जो मूवमेंट है, मतलब जो ट्रैफिक है उसकी फास्ट मूवमेंट हो. ये रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने नेशनल हाईवेज़ बनाए. नेशनल हाईवेज़ जो होती है, मेजरली जो नेशनल हाईवेज़ होते हैं वो नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में रन किए जाते हैं. और ये ज़्यादा जो हमारी सिटीज़ हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, उनको कनेक्ट करते हैं. और ये लीड एंड मेंटेन कौन करता है इनको? CPWD, दैट इज़ सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. ये हमारा मैप है, इसमें आपको नेशनल हाईवेज दिखेंगे. ठीक है, कि कौन सा गोल्ड क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा साउथ नॉर्थ कॉरिडोर है. ये पिंक वाले जो हैं ये सारे साउथ. और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है? ये रेड वाला हो गया. ठीक है, और ये क्या हमारा नेशनल हाईवेज विद नंबर. तो भाई ठीक है, आगे चलते हैं. अब हम बात करेंगे स्टेट हाईवेज़ की. स्टेट हाईवेज़ कौन से होते हैं? रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नोन एज स्टेट हाईवेज. स्टेट हाईवेज़ कौन होते हैं? वो रोड्स जो स्टेट की कैपिटल को लिंक करते हैं दूसरे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ. ठीक है, जब कोई हम स्टेट कैपिटल को लिंक करते हैं विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेट हाईवेज. दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द, और ये जो रोड्स होते हैं वो कौन कंस्ट्रक्ट और मेंटेन कौन करता है? SPWD, दैट इज स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. इसको क्या करता है? कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन करता है एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के अंदर. ठीक है,
अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स की। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं। रोड्स विच कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट रोड। तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं, वो रोड्स जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अदर दूसरे प्लेसेस के साथ, तो उसको डिस्ट्रिक्ट रोड्स बोलते हैं। ये जो रोड्स होते हैं आर मेंटेन बाय द जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद के थ्रू क्या होते हैं, ये मेंटेन किए जाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि हर तरह के हाईवेज़ के बारे में जो भी हमने पढ़ा है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अदर रोड्स के बारे में और बॉर्डर रोड्स के बारे में। तो अदर रोड्स क्या होते हैं, रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेज विद द टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। अदर रोड्स में कहेंगे वो रूरल रोड्स आते हैं। रूरल रोड्स वो रोड्स होते हैं जो रूरल एरियाज, जो विलेज होते हैं, उनको लिंक करते हैं एक टाउन्स के साथ, ठीक है, वो इस कैटेगरीज में आते हैं रूरल रोड्स के। दीज रोड्स रिसीव स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है, और इनको क्या ये स्पेशल इम्पेटस रिसीव करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक्ड टू द मेजर टाउन्स इन द कंट्री बाय ऑल द सीजन्स मोटरेबल रोड्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर एक इस स्कीम के अंदर जो भी सारे विलेजेस होते हैं कंट्री के, उनको एक मेजर टाउन्स जो होते हैं कंट्री के, उसको साथ लिंक किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉर्डर रोड्स क्या होते हैं। तो बॉर्डर रोड्स आर वाइटल रोड्स लिंक्स अलॉन्ग द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। दीज बॉर्डर रोड्स आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस। ये जो बॉर्डर रोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस होते हैं। दे हैव इम्प्रूव्ड एसेसिबिलिटी इन एरिया ऑफ डिफ़िकल्ट ट्रेन मेनली इन नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरिया। They have also played a major role in economic development of this area. The Border Road Organization, a government of India undertaking, has established in 1960. जो भी border road organization है, a government of India undertaking, has established की दी गई in 1960 for building border roads, ठीक है। एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, वो स्टैब्लिश करी गई। कब स्टैब्लिश करी गई ऑर्गेनाइजेशन, 1960 के अंदर। किस लिए करी गई, बॉर्डर रोड्स को बनाने के लिए। द ऑर्गेनाइजेशन इज इन चार्ज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस रोड। और उसका काम क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का, कि इन रोड्स को बनाना और इन रोड्स को मेंटेन करना, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि कैपेसिटी के बेसिस पे रोड्स डिवाइड होते हैं एंड दूसरा इस मटेरियल के बेसिस पे होता है। तो कैपेसिटी के बेसिस पे हमने हर तरह के हाईवेज और रोड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पे क्या कैसे रोड्स क्लासीफाई होते हैं। पहला होता है मेटल रोड एंड द सेकेंड इज अनमेटल रोड। मेटल रोड क्या होता है, मेटल रोड्स में बी मेड अप ऑफ सीमेंट्स, ठीक है, कंसेंट्रिक or even bitumen of coal. Therefore these all are weather roads, ठीक है, ये इन सब चीज़ें बनते हैं। और अनमेटल रोड्स क्या होते हैं, अनमेटल रोड्स गो आउट ऑफ यूज़ इन द रेनी सीजन, ठीक है। जो अनमेटल रोड्स होते हैं वो गो आउट ऑफ यूज़ हो जाते हैं इन रेनी सीजन्स के अंदर। अब हम बात करते हैं रोड्स की डेंसिटी एंड देन उसके बाद बात करेंगे प्रॉब्लम सराउंडिंग रोडवेज। रोड डेंसिटी में क्या कहता है, लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड। जो भी लेंथ होती है रोड की, द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ऑफ एरिया, उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ रोड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन अवर कंट्री। जो डिस्ट्रीब्यूशन है रोड्स की वो कैसी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। जो डेंसिटी ऑफ ऑल द रोड्स वेरी फ्रॉम ओनली 12.14 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 517.77 किलोमीटर इन केरला विद द नेशनल एवरेज ऑफ 142.62 किलोमीटर। जो हमारी डेंसिटी है रोड्स की वो हमारी वेरी करती है ओनली हमारे कहाँ पर 12.14 इन जम्मू कश्मीर से लेकर टू 517.77 किलोमीटर इन केरला विद द नेशनल एवरेज कितना है ऑफ 147.67 किलोमीटर, ठीक है। तो रोड्स की डेंसिटी हमें पता चली। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं
सराउंडिंग रोडवेज के सराउंडिंग हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। रोड्स ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसिस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ये जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करता है। कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर, द रोड नेटवर्क इज़ इनएडुकेट। ठीक है, ये रोड ट्रांसपोर्ट जो है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करता है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक देखें या पैसेंजर्स का देखें तो जो रोड नेटवर्क जो है वो कैसा है, काफ़ी ज़्यादा इनएडुकेट है। ठीक है, अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल एंड दिस, और मतलब कम से कम आधे से ज़्यादा रोड्स कैसे हैं, अनमेटल्स हैं। एंड दिस लिमिट्स देयर यूजेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जिसकी वजह से जो इनका यूजेज होता है, अगर बारिश वगैरह आती है जिस वजह से ये क्या हो जाते हैं, इनका ये जो यूजेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि अनमेटल होते हैं। और अनमेटल रोड्स कैसे होते हैं, रेनी सीजन में मतलब वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाते हैं। ठीक है, प्लस द नेशनल हाईवेज आर इनएडुकेट टू, इवन जो नेशनल हाईवेज हैं वो भी कैसे हो गए हैं, इनएडुकेट है। ठीक है, furthermore the roadways are highly congested in cities and most of the bridges and culverts are old and narrow। मतलब रोड्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है, सिटीज़ के अंदर रोड्स कैसे काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हैं। मोस्ट ऑफ द जो ब्रिजेज़ हैं एंड कल्वर्ट्स हैं वो कैसे, जो ब्रिजेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक होते हैं ना गली की तरह पतले हैं, मतलब थोड़े चौड़े नहीं हैं ब्रिजेस भी। तो वही मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराने, ओल्ड एंड नैरो सॉरी। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू रेलवेज। ठीक है, रेलवेज क्या है, रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। रेलवेज क्या है, एक हमारा प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है किसी इसके लिए, फ्राइट के लिए एंड पैसेंजर्स के लिए। Railways also makes it possible to conduct malefacous activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with the transportation of the goods over the longer distance। रेलवे क्या होता है, ये पॉसिबल करता है, ये हमारे मतलब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए पॉसिबल हो पाता है रेलवे के थ्रू। मतलब हम बिजनेस के लिए होता है, साइट सीइंग के लिए, ये पिलग्रिमेज हो गया। उसके साथ साथ ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है रेलवे के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवे हैव बीन अ ग्रेट इंटरैक्टिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ जो इंडियन रेलवे है उसके पास क्या है, हैज़ बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स है फॉर ओवर मोर देन 150 ईयर्स से। ठीक है, दे बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एसिलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इसने क्या करा कि जो हमारी इकोनॉमिक लाइफ है कंट्री की उसके साथ बाइंड करने के साथ साथ इसने क्या करा, एसिलरेट द डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट है उसको भी क्या किया है, एसिलरेट किया है। द इंडियन रेलवे इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो इंडियन रेलवे है वो एक क्या है, एक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एक लार्जेस्ट PSU है एक हमारी कंट्री के अंदर। द फर्स्ट ट्रेन स्ट्रीम ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थेन इन 90, जो सबसे पहली जो ट्रेन स्ट्रीम ऑफ हुई थी वो क्या थी, फ्रॉम मुंबई टू थेन इन 1953, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। ठीक है, distribution of railway networks, the distribution network of railway in India is not uniform। जो नेटवर्क है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेटवर्क ऑफ रेलवे का, ठीक है, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन किया इंडिया के अंदर वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक समान नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेलवे नेटवर्क डिपेंड्स ऑन सोशियोग्राफी फैक्टर्स, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे फिजियोग्राफिक फैक्टर्स होता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स होता है। तो इन फैक्टर्स के ऊपर ये क्या करता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है। द नॉर्थन प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, जो भी नॉर्थन प्लेन्स होते हैं विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई द नॉर्थन प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड
high population density and rich agriculture resources provide the most favorable condition for their growth. जो भी नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं जिनके पास अपनी वास्ट लेवल लैंड होती है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज होती हैं, वो एक फेवरेबल कंडीशंस देती हैं उनकी ग्रोथ के लिए. हाउएवर द लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेस, जो लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स होती हैं उन पे रिक्वायर होती हैं कि उनके ऊपर ब्रिजेस बनाए जाएं अक्रॉस देयर वाइड बेड पोज सम ऑब्स्टिकल्स. In the hilly trains, of a peninsula region, railway tracks are laid through low hills gaps or tunnels. The Himalaya mountain region too are unfavorable for the condition of the railway lines due to high relief, ठीक है, sparse population and lack of economic opportunity. मतलब जो हमारे देखो इसके अंदर हमने क्या चीज़ देखी है. सबसे पहले हमने यहाँ पर ही देखा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं रेलवे लाइंस का वो बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है. दूसरा ये जो हम रेलवे जो नेटवर्क्स होते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे 3 फैक्टर्स होते हैं, फिजियोग्राफी फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, इनके ऊपर डिपेंड होता है. सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं जहाँ पे वास्ट लेवल लैंड होती है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है और रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है रेलवे लाइंस की ग्रोथ के लिए. ठीक है. और जो हिली ट्रेन्स जो होते हैं ऑफ पेनिनसुलर रीजन जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं आर लेड, और जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स जो होती हैं वो लेड होती हैं थ्रू लो हिल्स होती हैं, टनल्स होते हैं. द हिमालय माउंटेन रीजन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल होते हैं. वहाँ पे बनाना जो होता है रेलवे लाइंस का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ड्यू टू हाई रिलीफ की वजह से, स्फेयर्स पॉपुलेशन की वजह से, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से. लाइक वेट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स ऑन द सैंडी प्लेन्स. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा, और ये जो रेलवे लाइंस का बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है जो हमारे सैंडी प्लेन्स होते हैं ऑफ द वेस्टर्न, ठीक है, और वेस्टर्न राजस्थान, स्वाम्स ऑफ गुजरात और फॉरेस्टेड ट्रैक ऑफ मध्य प्रदेश, वहाँ पे ये रेलवे लाइंस का बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. जैसे कि चंडीगढ़ भी हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया. द कॉन्टिन्यूस स्क्रैच ऑफ सत्याग्रह क्रॉस टू could be crossed only through the gaps और passes. तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल से आपको पॉइंट्स ऊपर से याद रखने हैं. ठीक है, जो भी मैंने अभी एक बार दोबारा बता दूंगी. पहले आगे चलते हैं. इन द रिसेंट टाइम द डेवलपमेंट ऑफ द कोनन रेलवे अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट हैज़ फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड द गुड इन दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ इंडिया. इन रिसेंट टाइम में क्या होता है, जो डेवलपमेंट है कोकन रेलवे की अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट हैज़ फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द पैसेंजर एंड गुड्स इन मोस्ट important economic regions of India. It has also faced a number of problems such as shrinking of track in some scratches and landslides. ठीक है, तो हमने बस इसमें आपको सिंपल से पॉइंट्स याद करने हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है. नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर मतलब हम वहाँ पर एक क्या कहते हैं वो फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे हमारी बन सकती हैं. जो भी हिली ट्रेन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी हमारी बनती हैं. जो हिमालय माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, और जो सैंडी प्लेन्स होते हैं जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान, स्वाम ऑफ गुजरात, फॉरेस्ट ट्रैक ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे रेलवे लाइन्स को बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, और हमने एक और चीज़ क्या पढ़ी है कि जो इट ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ही देखा जाता है. जैसे कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ये जो रेलवे लाइंस होती हैं वो फेस करती हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड की वजह से श्रिंकिंग ऑफ द ट्रैक्स इन सम स्क्रैचेस हो गए हैं एंड लैंडस्लाइड्स. ठीक है, आगे चलते प्रॉब्लम फेस. अब क्या क्या प्रॉब्लम्स रेलवे लाइन से फेस करती हैं. टुडे द रेलवेज हैज़ बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है हमारे नेशनल इकोनॉमी के अंदर. रेलवेज जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है देन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में. हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम एज वेल. देखो अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही हमारे अगर दूसरे ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में, बट ये ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी सफ़र कर रहा है. कौन कौन सी हैं? दीज इंक्लूड जैसे कि पैसेंजर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट.
रेलवेज़ में आपने देखा ही होगा मेनली क्या होता है, लोग बिना टिकट के ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लोग क्या होते हैं, पैसेंजर्स एक तो बिना टिकट्स के ट्रैवल कर रहे होते हैं। थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ द रेलवे प्रॉपर्टी, रेलवे की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको ख़राब कर रहे होते हैं, उनको डैमेज कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पीपल स्टॉपिंग ट्रेन्स एंड पुलिंग चेन्स अननेसेसरली कॉजिंग हैवी डैमेज टू द रेलवे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, फालतू में उनकी ट्रेन्स को स्टॉप करवा रहे होते हैं, चेन्स खींच रहे होते हैं पीछे से अननेसेसरली, जिससे कि इसको क्या होता है, रेलवेज़ को काफ़ी ज़्यादा कॉजिंग हैवी डैमेज हो जाता है, सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे पाइपलाइंस की। पाइपलाइंस क्या है? पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ए न्यू अराइवल ऑन अ ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ इंडिया। जो भी पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, एक वो नया अराइवल है, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्ट है, एक तरह का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक नया अराइवल है ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। ये भी नया नया है। इन द पास्ट दीज वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटी। पहले क्या होता था, ये जो पाइपलाइंस होती थी इन द पास, वो यूज़ किए जाते थे, दीज वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द सिटीज़ एंड इंडस्ट्री, वाटर्स को भेजने के लिए सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ में। नाउ दीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, लेकिन अब इनको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल्स एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज, ठीक है, फर्टिलाइजिंग फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स. Solids can also be transported through pipelines when converted into slurry. The far inland location of refineries like Barauni, Mathura, Panipat and gas-based fertilizer plant could be through off only because of pipeline. ठीक है. Initial cost of laying pipeline is high but subsequent running costs are minimum. जो initial जो cost होती थी pipeline को डालने की, उसको कितनी वो ज़्यादा होती थी, बट उनको रन करने की जो कॉस्ट होती थी बहुत ज़्यादा और मिनिमल होती है, ठीक है. इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लूजेस और डिलेज, ठीक है. ये क्या रूल्स आउट करते थे? ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज, ठीक है. अब हम आगे चलते हैं. इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन. कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के? सबसे पहले देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन. हमारी कंट्री के अंदर पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं. कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं? सबसे पहला ये आपको याद करने पड़ेंगे. फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम, ठीक है, फ्रॉम ऑयल फील्ड, अपर असम के ऑयल फील्ड से कानपुर तक, वाई किसके थ्रू? गुवाहाटी, बाउनी एंड इलाहाबाद के थ्रू. इट हैज़, और उसकी अपनी ब्रांचेज हैं. कहाँ से? बाउनी टू हल्दिया, ठीक है, राजबंद. इट हैज़ ब्रांच फ्रॉम बाउनी टू हल्दिया, वाई राजबंद. और राजबंद टू कहाँ तक है? मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, ठीक है. तो पहली क्या चीज़ है? एक तो ऑयल, असम की ऑयल फील्ड से कानपुर तक किसके थ्रू? गुवाहाटी, बाउनी और इलाहाबाद के थ्रू. और इसकी ब्रांचेस क्या हैं? एक तो बाउनी से हल्दिया वाया राजबंद, एक राजबंद टू मौरीग्राम और गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी. पहली तो ये हो गई. अब दूसरी नेटवर्क की बात करते हैं. फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलबंदर इन पंजाब, ठीक है. सलाया से जलबंदर तक. सलाया कहाँ पे है? गुजरात में. और जलबंदर कहाँ है? पंजाब में, ठीक है. तो सलाया से जलबंदर तक वाया किसके थ्रू? विरामगाम, ठीक है. एक तो विरामगाम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत. और इसकी ब्रांचेस क्या हैं? ठीक है. इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयाली नियर वरोदा गुजरात, चाकशू एंड अदर प्लेसेस, ठीक है. थर्ड क्या है? गैस पाइपलाइन फ्रॉम हाजीरा इन गुजरात, ठीक है, कनेक्ट जगदीशपुर. कहाँ से हो रही है? हाजिया, जो गुजरात में है, हाजिया से जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश. इट हैज़ ब्रांचेस क्या हैं? टू कोटा इन राजस्थान, ठीक है, शाहजहांपुर, बबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश, ठीक है. ये पाइपलाइन नेटवर्क्स हो जाएंगे आपके इंडिया के मैप पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है. जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ है? एक तो क्रूड ऑयल पाइपलाइन हो गया, ठीक है, जो हमारा ये ब्लू कलर का आ रहा है, ठीक है. एक LPG पाइपलाइन हो गया यहाँ पर, जो पैरेट ग्रीन कलर का आपको दिख रही होगी यहाँ पे लाइन. LPG अपग्रेडेशन हो गया,
येलो कलर में यहाँ पर, और ये जो ऑरेंज है ये जितनी भी, ये हो गई हमारी प्रोडक्ट पाइपलाइन। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं पाइपलाइन के वो देखते हैं। पाइपलाइन हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस, कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। देयर आर आइडली सुइटेड टू ट्रांसपोर्ट द लिक्विड एंड गैसेज, जो हमारे लिक्विड्स और गैसेज को उसके लिए उसको ट्रांसपोर्ट अगर हमें करना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत सही चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा आइडली सुइटेड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, एक लिक्विड और गैसेज को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है। Pipelines can be laid through difficult trains as well as underwater। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो पाइपलाइंस होती हैं वो लेड होती हैं थ्रू डिफ़िकल्ट ट्रेन्स एज वेल एज अंडर वाटर, हम उसको लेड कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स वेरी लो एनर्जी कंजम्पशन, इसमें हमारी एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम होती है। इसको मेंटेन करने की काफ़ी ज़्यादा कम मतलब ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती मेंटेन करने की। पाइपलाइंस जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होती है, एक्सीडेंट फ्री होती है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, जो कैपेसिटी होती है पाइपलाइन की वो इंक्रीज़ नहीं होती वंस इट हैज़ लेड। ठीक है, जो कैपेसिटी होती है पाइपलाइंस की वो बढ़ती नहीं है, एक बार हमने लेड आउट कर दी तो उसको हमें मतलब उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर पाइपलाइन, से पाइपलाइन की सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अंडरग्राउंड पाइपलाइंस आर डिफ़िकल्ट टू रिपेयर, और अगर जैसे अंडरग्राउंड हमने कोई पाइपलाइन डाली हुई है, ठीक है, तो उसको रिपेयर अगर वो ख़राब हो गया तो उसकी रिपेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसमें कि वाटर वेज की। ठीक है, वाटर वेज क्या होता है, वाटर वेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग, जो भी हमारे हैवी और बिल्की एक तो सबसे पहले चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सेकेंड पॉइंट कि ये जो होता है, जो हमारे काफ़ी ज़्यादा हैवी और जो हमारे बल्कि गुड्स होते हैं उनको कैरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होता है वाटर वेज के थ्रू। इट इज़ फ्लू एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इंडिया हैज़ अ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ, ठीक है, इंडिया के पास क्या एक इनलैंड नेविगेशन वाटरवे है 14,500 किलोमीटर इन लेंथ में। आउट ऑफ दिस ओनली 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मेंशनडाइज व्हीकल्स। ठीक है, तो मतलब इंडिया के पास कितना इनलैंड नेविगेशन है वाटरवे, 14,500 किलोमीटर है टोटल, जिसमें से 5,685 किलोमीटर जो है वो नेविगेबल है मर्चेंडाइज व्हीकल्स के लिए। ठीक है, मेंटेनेंस इन रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट इज़ क्वाइट हाई बट द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट क्वाइट लेस, मतलब जो मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वाटर ट्रांसपोर्ट की वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी, अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है जैसे कि हमारा फ्लड हो गया या कोई रेन होती है, देन रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट इज डिसरप्टेड, रिलीफ ऑपरेशंस कैन बी ऑपरेटेड थ्रू वाटर एयरवे। ठीक है, अगर हमारी कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, मान लो रेन आ गया, फ्लड हो गया, व्हेन रेल्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, रिलीफ ऑपरेशंस कैन बी ऑपरेटेड, तो फिर हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं। वाटरवेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड इज़ मेनली डिपेंड ऑन वाटरवे, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है मतलब जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो हमारा ज़्यादातर वाटरवेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे चलते हैं। नेशनल वाटरवे क्या, द फॉलोइंग वाटरवे हैड बीन डिक्लेयर एज ए नेशनल वाटरवे बाय द गवर्नमेंट, कौन कौन से वाटरवेज हैं जिनको हमने नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। सबसे पहला द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया क्या है, ठीक है, 1620 किलोमीटर नेशनल वाटरवे नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्या है, द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सद्या एंड धुबरी, ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 2। थर्ड पॉइंट क्या है, द वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरल, कोटापुरम कोलम, उद्योगमंडल एंड चंपकरा कैनल्स, ठीक है, 205 किलोमीटर नेशनल वाटरवे। नंबर 3 हो गया ये, स्पेसिफाइड स्केच ऑफ गोदावरी एंड कृष्ण रिवर अलॉन्ग विद ककिनाडा पौंडीचेरी स्केच ऑफ कैनल,
A specific sketch of river Brahmani along with Matai River, Delta Channel of Mahanadi and Brahmani River and East Coastal Canal. तो ये कुछ वाटरवेज हैं, ठीक है, ये 5 वाटरवेज हैं जिनको नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया गया है बाय द गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ हमारे सी पोर्ट्स होते हैं, मेजर सी पोर्ट्स हैं कौन कौन से। इंडियाज़ ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज कैरिड फ्रॉम द पोर्ट, जो इंडिया के जो ट्रेड्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, जो उसके ट्रेड्स होते हैं वो इस पोर्ट्स के थ्रू कैरिड आउट करते हैं। यहाँ पे कुछ लिस्ट है कौन कौन से वो पोर्ट्स हैं। सबसे पहले क्या है, कंडला इन कांड कच्छ वॉज अ फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस के थ्रू, ये पहला पोर्ट था जो डेवलप हुआ था और इसको हम क्या बोलते हैं, दीन दयाल पोर्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इंडिया इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद अ स्पेशियस नेचुरल एज वेल एज शेल्टर्ड हार्बर के थ्रू, ठीक है। इंडिया जो मुंबई का है ये भी क्या है, एक बिगेस्ट पोर्ट है, एक स्पेशियस नेचुरल एज वेल एज शेल्टर्ड हार्बर के थ्रू। दूसरा क्या है, मरमागांव पोर्ट, ठीक है। मरमागांव पोर्ट कहाँ पे है, गोवा में है। एक ये प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है इंडिया का। मंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका केटर्स टू एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, ठीक है। कोची इज एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगाउन। Tuticorin port is situated at the stream southeast. Chennai is one of the oldest artificial port of India, ठीक है। विशाखापट्टनम is the deepest landlocked as well as protective port. Paranveep port located in Odisha specializes in export of iron ore. Kolkata is an inland riverine port. Haldia port was developed as a subsidiary port in order to revive growing pressure on the Kolkata port, ठीक है। तो हमने कौन कौन से पोर्ट पढ़े, कलांडन कोची ये पहला पोर्ट था जिसको अब दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं। मुंबई का पोर्ट हो गया, मंगमागांव पोर्ट हो गया जो हमारा गोवा के अंदर है, जो एक्सपोर्ट आयरन ओर की एक्सपोर्टिंग के लिए, ठीक है। मंगलोर पोर्ट हो गया जो हमारा कर्नाटका में, ये भी आयरन ओर के उसके लिए हो गया। कोची जो हो गया एक, ये भी एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है, ठीक है। एक हमारा टूटिकोरिन हो गया पोर्ट हो गया जो हमारा ये भी हमारा कहाँ पर है, साउथ ईस्ट। चेन्नई का हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, परमवीप हो गया, कोलकाता का हो गया, हल्दिया पोर्ट हो गया। तो ये हमारे कुछ मेजर पोर्ट्स हैं जिसके थ्रू इंडिया की जो हमारी फॉरेन कंट्री से जो उसका ट्रेड होता है इंडिया का, वो मेजरली इन पोर्ट से होता है। मेजर सी पोर्ट्स जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे इन्होंने बता दिए हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। जहाँ पे हम जैसे हमने पढ़ा भी हल्दिया यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमने पारादीप पढ़ लिया, विशाखापट्टनम पढ़ा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे पोर्ट्स के नाम हो गए। अब बात करते हैं एयरवेज की। The air travel today is the fastest mode and most comfortable and prestigious mode of transport. ये क्या है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है एयरवेज। इट कैन कवर वेरी डिफ़िकल्ट ट्रेन्स, लाइक ये जो कवर करता है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रेन्स होते हैं जैसे कि हाई माउंटेन, ठीक है, डेयरी डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट एंड ऑल्सो लॉन्ग ओशन स्ट्रेचेज विद ग्रेट ईज, ठीक है। इन सबको क्या करता है, कवर करता है। एयर ट्रैवल्स has made access easier to even the northeastern part of the country, which is marked with the presence of big rivers, डिसेक्टेड रिलीफ, डेंस फॉरेस्ट एंड एजुकेट फ्लड्स, ठीक है। ये क्या करता है कि ईजिली एक्सेस कर सकता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री जहाँ पे बिग काफ़ी ज़्यादा रिवर्स हैं, डिसेक्टेड रिलीफ्स हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, फ्रीक्वेंट फ्लड्स होते रहते हैं, तो उनको भी क्या कर लेता है, बहुत जल्दी ईजिली पार कर लेता है उन एरियाज़ को भी। एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज इन 1953 के अंदर इसको नेशनलाइज किया गया था। वन ऑफ द ऑपरेशनल साइड इसकी ऑन द ऑपरेशनल साइड पर अगर देखें अगर इसको हम, तो ये क्या है, एयर इंडिया सून टू बी प्राइवेटाइज, प्राइवेट शेड्यूल एयरलाइन एंड नॉन शेड्यूल ऑपरेटर प्रोवाइड डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल सर्विस। अगर हम ऑपरेशनल साइड पे देखें तो जो एयर इंडिया जो है
एयर इंडिया, उसको प्राइवेटाइज किया गया। जो प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस हैं एंड नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स हैं उन्होंने प्रोवाइड करे डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल सर्विसेज। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड provide helicopter service to oil and natural gas corporation in its offshore operation to inaccessible areas and difficult terrains like northeastern states and the इंटीरियर पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है ना, उत्तराखंड। ठीक है, जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड थी उन्होंने प्रोवाइड करी हेलीकॉप्टर सर्विसेज दी ऑयल्स एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, टू इनएसेसिबल एरियाज एंड डिफ़िकल्ट ट्रेन्स के अंदर, लाइक जैसे कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होते हैं और जो उसके इंटीरियर पार्ट्स होते हैं जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। एयरवेज के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेज के बात करते हैं, तो फॉलोइंग आर द एडवांटेज क्या है। सबसे पहला क्या होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस को ईजिली एक हाई स्पीड में एक जल्दी से कवर कर लेता है। सर्विसेज बहुत जल्दी क्विक हैं, बहुत ज़्यादा एक एफिशिएंट हैं। ठीक है, एक क्विक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं। दूसरा क्या है, मतलब अगर मान लो कोई ख़राब होने वाले कोई हमारे गुड्स वगैरह हैं तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाती है, काफ़ी जल्दी हो जाती है। ईजी एक्सेस, जो हमारे एयर ट्रांसपोर्ट्स हैं इज़ रिगार्डेड एज ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दोज एरिया विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज़ देयरफॉर एक्सेसिबल टू ऑल अदर रिगार्डलेस टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लैंड। ठीक है, ये वो ट्रांसपोर्ट है, मतलब अगर कोई एक ऐसे एरिया है जहाँ पे कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं तो फिर एयरवेज से हम वो जल्दी इजीली एक्सेस हम कर सकते हैं, मतलब इजीली हम उससे भेज सकते हैं। नो फिजिकल बैरियर, एयर ट्रांसपोर्ट जो है उसको फिजिकल बैरियर है वो फ्री है फ्रॉम फिजिकल बैरियर्स बिकॉज इट फॉलो द शॉर्टेस्ट एंड डायरेक्ट रूट वेयर सी माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, ये इनका कैसा रूट होता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड डायरेक्ट रूट होता है जहाँ पे कोई सी नहीं होता है, जहाँ पे कोई माउंटेन्स नहीं होते हैं, जहाँ पे कोई फॉरेस्ट इनको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते हैं। तो कुछ एडवांटेजेस के साथ साथ इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो क्या क्या हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट रिस्की फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज ऑफ ए माइनर एक्सीडेंट मे पुट ए substantial loss of the goods, passenger and the crew. The chances of the accident are greater in comparison to other modes of transport. ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। ये एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। एक छोटा सा एक्सीडेंट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस दे सकता है आपको, आपके गुड्स को, एक पैसेंजर को, एक क्रू को। ठीक है, तो जो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। कॉस्टली, जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है एरोप्लेन्स की, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड इट इन्वॉल्व अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपेंडिचर। उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगता है कंस्ट्रक्शन में, ऑफ एरोडॉम्स में एंड एयरक्राफ्ट में। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द फेयर ऑफ द एयर, क्योंकि एयरप्लेन्स वगैरह बनाने में, ठीक है, एरोडॉम्स होते हैं, एयरप्लेन्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर लगता है, जिस वजह से जो फेयर होता है, जो हमारा आने जाने की जो किराया होता है अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब होता है अनरिलायबल, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ अनरिलायबल एज इट डिपेंड्स ऑफ द वेदर फॉरकास्ट। ठीक है, ये भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनरिलायबल होता है, ये वेदर फॉरकास्ट के ऊपर डिपेंड होता है। नॉर्मली इफ़ द वेदर इज़ टू अनसर्टेन द फ्लाइट मे गॉट डिले। जब कभी वेदर, मतलब अगर हमारा अनसर्टेन है, अब अगर हमें नहीं पता कि वेदर कैसा हो कैसे नहीं हो, तो हमारे फ्लाइट का डिले होने के भी चांसेस हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? Communication is simply the act of transferring the information from one place person or group to another. ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिंपली अपनी इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन, एक प्लेस से, एक पर्सन से, एक ग्रुप से दूसरे तक पहुंचाना। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड द मास कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, जो हमारी पर्सनल कम्युनिकेशंस होती हैं, मास कम्युनिकेशंस होती हैं, उसके अंदर हमारी एक होती है हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड क्या होता है, हमारे टेलीविजन, रेडियोज़, प्रेस, फिल्म्स एक्सेट्रा आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर कंट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन के, उसके बाद हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन का। तो पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, द इंडिया पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो इज़ द लार्जेस्ट, पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी बड़ा है। ये इट हैंडल द पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन, ये पार्सल्स और पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशंस को हैंडल करता है। कार्स एंड एनवलप आर कंसिडर्ड द फर्स्ट क्लास मील्स एंड आर
airlifted between stations covering both लैंड एंड एयर. जो कार्ड्स एंड एनवलप है उसको हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट क्लास मेल की तरह कंसिडर करते हैं और उनको एयरलिफ्टेड किया जाता है बिटवीन स्टेशंस, ठीक है, कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर. ठीक है. द सेकेंड मेल के अंदर क्या आता है हमारा, includes book packets, registered newspaper and periodicals. They are carried by the surface mails covering land and water transport. ठीक है. To facilitate quick delivery of the mails in large towns and cities, 6 mail channels has been introduced recently. हम जल्दी मतलब हमारे जो मेल्स हैं वो डिलीवरी जल्दी से हो जाए लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़ में, तो 6 मेल चैनल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं. देयर राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल. इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क, लॉन्गेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है. एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया आर ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय. एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस को छोड़ के जो मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस इंडिया के अंदर वो कवर्ड हैं विद STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलर के थ्रू कवर्ड है टेलीफोन फैसिलिटी के थ्रू. देयर इज़ अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ STD फैसिलिटी ऑल ओवर द इंडिया. इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. अब हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन की. मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड द एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़. मास कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है एज वेल एज हमें अवेयरनेस भी प्रोवाइड करता है वाया रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स वगैरह, मैगजीन्स, बुकलेट्स, फिल्म्स, इन सब के थ्रू. ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ए वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजन एंड लोकल लैंग्वेज फॉर वेरियस कैटेगरी पीपल. ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट जो होता है वो मतलब वो क्या करता है, वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स देता है इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज में वेरियस कैटेगरी पीपल. जो हमारे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग पार्ट्स में जो हैं उनके लिए उनकी लैंग्वेज, नेशनल, रीजन, लोकल लैंग्वेज में वो ब्रॉडकास्ट करता है प्रोग्राम्स को. दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड. इट ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम फॉर एंटरटेनमेंट, एजुकेशन टू स्पोर्ट्स एक्सेट्रा फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस. ठीक है. जो दूरदर्शन होता है, जो दूरदर्शन है वो एक नेशनल टेलीविज़न चैनल है. ठीक है. जो एक वन ऑफ द जिसके पास क्या एक लार्ज टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है वर्ल्ड में और इसकी ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स करता है. ठीक है. एंटरटेनमेंट की, एजुकेशन, स्पोर्ट्स के अलग अलग एज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए. इंडिया पब्लिश लार्ज नेटवर्क ऑफ इंडिया पब्लिशेज ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल एनुअलीज. ठीक है. एनुअली वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स पब्लिश करते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी. और ये क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अपनी पीरियोडिसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं. न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स. ठीक है. न्यूज़पेपर जो होते हैं वो पब्लिश होते हैं अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स के अंदर. फर्दर मोर इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड. इंडिया क्या है, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म्स का वर्ल्ड के अंदर. इट प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स एंड शॉर्ट फिल्म्स. ठीक है. ये क्या होता है, इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म का वर्ल्ड के अंदर. ये एक शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स या वीडियो शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस करता है. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज़ द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म. जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है वो अथॉरिटी सर्टिफाई करती है दोनों, एक इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स को. पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन का डिफरेंस क्या है हम ये देखते हैं. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो गाइस उसको अच्छे से याद करिए, पेपर में ये वाले क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस होते हैं. पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन टू पर्सन. पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जब दो पर्सन के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो पर्सनल कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन, इट इज़ अ कम्युनिकेशन अमंग मासेज. मतलब जब ग्रुप, मतलब जब ज़्यादा लोगों के बीच में जब बात होती है, जब मासेज मतलब काफ़ी ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जब बात हो रही है. ठीक है. तो उसको क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन. इट प्रोवाइड्स नेसेसरी कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल
मैन अ सोशल एनिमल, ये प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल्स के बीच में, मेकिंग अ मैन अ सोशल एनिमल। इट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एज वेल एज क्रिएट अवेयरनेस अमंग मासेस। तो ये क्या करता है, ये तो सिर्फ कम्युनिकेशन दे रहा है दो पीपल के बीच में, ए मैन अ सोशल एनिमल, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, एंटरटेनमेंट एज वेल एज अवेयरनेस। वी हैव लेटर्स, ईमेल्स, SMS, STD एंड मोबाइल फ़ोन फैसिलिटी विच ऑल्सो इंक्लूड STD ISD सर्विसेज। हमारे पास क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं, SMS होते हैं, टेलीफोन्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन फैसिलिटीज़ होते हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड STD एंड ISD सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं। मास कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, रेडियोज़, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स हो गए, फिल्म्स हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड्स में क्या आते हैं, डिफाइनिंग ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्री इज रेफर्स टू एज ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है जब हम गुड्स को हम एक्सचेंज करते हैं पीपल के साथ, दो लोगों के बीच में जब हम ट्रेड करते हैं, जो एक्सचेंज करते हैं गुड्स का, या दो स्टेट के बीच में एक्सचेंज करें या दो कंट्री के बीच में एक्सचेंज हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड। ट्रेड हमारा दो होता है, एक तो होता है इंटरनेशनल, एक होता है लोकल। इंटरनेशनल ट्रेड होता है जब हम दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। और जहाँ पे हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं अपनी ही कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, तो उसको बोलते हैं लोकल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड वर्सेस लोकल ट्रेड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड की पहले हम बात करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी बिटवीन टू और मोर कंट्री, अगर हम दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, लोकल ट्रेड इज़ कैरिड बिटवीन, जो अगर हम कोई भी सिटी, हम एक ही कंट्री की खुद की जोग्राफिकल बाउंड्री, मतलब अगर हम दो सिटीज़ के बीच में कर रहे हैं या टाउन्स के, विलेज के बीच में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं उसको लोकल ट्रेड बोलेंगे। एक्सचेंज ऑफ आइटम take place in local markets where items of local needs are catered to. It may take place through sea, एयर एंड लैंड रोड। इंटरनेशनल ट्रेड्स कैसे हो सकती हैं, हमारी सी, एयर एंड लैंड रोड के थ्रू होती हैं। लोकल ट्रेड्स जो होती हैं वो मेनली टेक प्लेस थ्रू रोड, रेलवेज और इनलैंड वाटरवेज के थ्रू होती हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट्स, जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के कंपोनेंट्स हैं। और यहाँ पे क्या, सेल एंड परचेज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द लोकल ट्रेड के कंपोनेंट्स क्या हैं, सेल एंड परचेज। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज ए इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड है कंट्री का, उसकी एडवांसमेंट, द एडवांसमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। It is therefore considered the economic barometer of the country. Advancement of the local trade is a sign of economic prosperity of the local people. ठीक है, तो ये एडवांसमेंट ऑफ प्रोस्पेरिटी क्या है, तो एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। और यहाँ पे क्या है, ये तो इंडेक्स है, और ये एडवांसमेंट लोकल ट्रेड ये क्या, साइन ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ लोकल पीपल। ठीक है, तो वो क्या इंडेक्स है, ठीक है, और ये क्या है, साइन है। द इंटरनेशनल ट्रेड लीड्स टू द अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड बेनिफिट्स फॉर द ट्रेडर एंड एक्सपोर्टर। इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, बाहर का पैसा आएगा। ठीक है, इससे जो हमारे ट्रेडर्स होंगे, जो हमारे एक्सपोर्टर्स होंगे कंट्री के, उनको क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, इट डज नॉट अर्न फॉरेन एक्सचेंज बट हेल्प्स इन द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल। यहाँ पे हम फॉरेन एक्सचेंज तो नहीं अर्न कर रहे, बट हाँ हमारी जो पीपल्स की जो नीड्स हैं वो क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड की इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या होती है इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स, सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, कंट्री का इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का इंडेक्स है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का इंडेक्स है। ये क्या करता है, इट कंसिडर द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री। ठीक है, इकोनॉमिक बैरोमीटर जो होता है कंट्री का, उसको कंसिडर करता है एज अ रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड। ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, स्पेस बाउंड है। नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, कोई भी कंट्री जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती बिना इंटरनेशनल ट्रेड के। कंट्रीज हैव ट्रेड रिलेशन विद द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स। कंट्रीज़ का क्या होना चाहिए, ट्रेड रिलेशन होना चाहिए एक मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी हैज़ बीन सुपरसीडेड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज। जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी है, ठीक है, वो क्या हो गई है,
सुपरसीडेड हो गई है बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अब आता है यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज़ नोन एज, जो हमारा डिफरेंस होता है, जो मैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके बीच का जो डिफरेंट है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। डिफरेंस बिटवीन द फेवरेबल एंड द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड आर फॉलो। क्या होता है डिफरेंस? सबसे पहला, इफ़ द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट, अगर वो ज़्यादा है, मतलब वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होगी इम्पोर्ट से तो फेवरेबल होगा, लेकिन जो हम इम्पोर्ट करें अगर वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, तो उसको अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ रिगार्डेड गुड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा गुड होगा हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। वेयर जो हमारा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो कैसा होता है, हार्मफुल होता है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए। इंडियन ट्रेड की बात करते हैं जिसमें हम बात करेंगे एक्सपोर्ट की और हम बात करेंगे इम्पोर्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन एक्सपोर्ट की, इंडियन ट्रेड की, जिसमें मैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशन विद ऑल मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स। जो इंडिया है उसका क्या है, ट्रेड रिलेशन है एक मेजर ट्रेड ब्लॉक्स के साथ एंड ऑल जोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अमंग द कमोडिटी इन एक्सपोर्ट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइंड प्रोडक्ट्स हैज़ बीन 9.9%, oats and minerals has been 4.0%, gems and jewelry 14.7%, petroleum products 16.8% in 2010-11, ठीक है। द कमोडिटी इम्पोर्टेड टू इंडिया इंक्लूड्स, जो कमोडिटी मतलब जो अमंग द कंट्रीज कमोडिटी इन एक्सपोर्ट, मतलब कौन कौन सी एक्सपोर्ट होती हैं, एग्रीकल्चर हो गया, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइंड प्रोडक्ट्स हो गए, इतने एक्सपोर्ट हमारा क्या क्या चीज़ कर रही है एक्सपोर्ट में। हम इंडियन ट्रेड्स की बात करें तो वह एक्सपोर्ट क्या कर रही है और इम्पोर्ट क्या कर रही है। एक्सपोर्ट में क्या 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 हमारे एग्रीकल्चर एंड लाइन प्रोडक्ट्स हो गए 9.9%, ओट्स एंड मिनरल्स हो गए 4.0%, जैम्स एंड ज्वेलरी हो गए 14.7%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए इंक्लूडिंग कोल 16.8%, ठीक है। कमोडिटी इम्पोर्टेड टू इंडिया का क्या क्या चीज़ है, इम्पोर्ट क्या हो रही है अब, पेट्रोलियम प्रोडक्ट 28.6%, पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स 9.4%, केमिकल्स 5.2%, कोल, कोक एंड बिटिक्स बैरिकेड्स, ठीक है 2.7%, मशीनरी 6.4%। सो ये सारी चीज़ हो गई। बल्क इम्पोर्ट एज अ ग्रुप रजिस्टर्ड ए ग्रोथ काउंटेड फॉर 28.2% ऑफ टोटल इम्पोर्ट। दिस ग्रुप इंक्लूड फर्टिलाइजर्स हो गए, जो बल्क इम्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, एज अ ग्रोथ जो हम बल्क इम्पोर्ट करते हैं एज अ ग्रुप रजिस्टर एज अ ग्रोथ अकाउंटिंग फॉर 28.2% ऑफ द टोटल इम्पोर्ट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है उसमें 28.2 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है, फर्टिलाइजर, सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स एंड न्यूज़ प्रिंट्स, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑल्सो इमर्ज एज अ सॉफ्टवेयर जाइंट at the national level and it is earning large foreign exchange through the export of the information technology। ये सॉफ्टवेयर जाइंट के अंदर काफ़ी अच्छा इमर्ज हुआ है इंडिया, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करते हुए फॉरेन एक्सचेंज एक हाई अमाउंट में अर्न भी कर रहा है। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, टूरिज्म्स एज अ ट्रेड। टूरिज़म्स हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द इकनॉमी। जो टूरिज़म्स होते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस देते हैं हमारी इकनॉमी के अंदर एंड कल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इट प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, वो प्रमोट करते हैं। टूरिज़म्स जो होते हैं इंडिया के अंदर हैज़ ग्रो सब्सटेंटली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। ये जो टूरिज़म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते जा रहे हैं ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स से। इट प्रमोट्स इंटर रिलीजन रिलेशनशिप एंड इनकरेज कल्चर परसुएट्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट। ये क्या करते हैं, जो इंटर रीजन रिलेशनशिप्स होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, जो कल्चर परसुएट्स होते हैं उनको इनक्रेज करते हैं, और जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होता है ये उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करते हैं। टूरिज्म इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन
इनविंसिबल ट्रेड, ठीक है, उसको हम कैसा कंसिडर करते हैं कि इनविंसिबल ट्रेड की तरह हम इसको कंसिडर करते हैं। इंडियाज़ नेचुरल ब्यूटी, इंडियाज़ नेचुरल ब्यूटी, डाइवर्सिटी एंड ग्लोसरी पास अट्रैक्ट इन्यूमरबल विजिटर्स टू इंडिया एवरी ईयर, ठीक है। जो यहाँ पर क्या है, जो इंडिया की जो नेचुरल ब्यूटी है, डेंसिटी, ग्लोरी, वो अट्रैक्ट करती है काफ़ी ज़्यादा टूरिज़म्स को। ओवर 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर, मतलब कम से कम 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट जो होते हैं वो इंडिया में आते हैं विजिट करने। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन द कंट्री हैज़ विटनेस एन इनक्रेडिबल इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, और जो फॉरेन टूरिस्ट का जो अराइवल्स होता है वो बढ़ता ही जा रहा है ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड से, एंड विल ओनली इंक्रीज इन दिस वन। Tourism has contributed to the huge amount of foreign exchange and play a major role in employment generation। जो टूरिज़म्स होते हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूट करते हैं और एक मेजर रोल प्ले करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री एंड मैनी मोर आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू इट। कम से कम 15 मिलियन लोगों से ज़्यादा जो लोग हैं वो क्या है, डायरेक्टली इंगेज हैं इस टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर, काफ़ी ज़्यादा इंगेज हैं, एंड मैनी मोर, कुछ लोग जो हैं वो इनडायरेक्टली जो हैं इससे कनेक्टेड है। सो गाइस देखिए ये पूरा होल चैप्टर है, ठीक है, जो मैंने कराया है, ये कोई समरी वगैरह नहीं है, फुल चैप्टर मैंने आपको एक पीपीटी फॉर्म में पूरा करा दिया है। आपको कुछ भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 100% है पूरा। अगर आपने इसमें से कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर में, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई भी किसी भी टॉपिक पे या कोई भी दिक्कत रहती है तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, मतलब जितनी जल्दी हो पाए मैं उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। एंड थैंक यू, ठीक है।